नमस्कार बच्चों, आप सभी का यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स लेके आए हैं और किस सत्र के लिए? सत्र 2026-27 कक्षा 9वीं, विषय विज्ञान। ये विज्ञान की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है, इस पर आपको कार्य करना है और ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा और तिमाही परीक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और इस पुस्तक को समस्त शिक्षा अभियान, लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा बनाया गया है। और आज हम आपको द्वितीय सप्ताह बताएंगे। महा अप्रैल का द्वितीय सप्ताह रहेगा। इसमें आपको आसपास की सामग्री, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, पृथक की विधियाँ, पदार्थ, परमाणु, अणु और यौगिक मिश्रण से संबंधित जानकारियाँ बताएंगे। तो और इसके पहले के वीडियो में हमने प्रथम सप्ताह जो बता चुके हैं अप्रैल का, जिसमें सजीव एवं निर्जीव, पोषण और जंतु, पादप, प्रकाश से संतुलित आहार से संबंधित जानकारी बताए थे। और ये जो आपका बेसलाइन टेस्ट है 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में होना था, जो हो चुका है। और ये कार्य आपको अप्रैल में पूर्ण करना है। इसके बाद जून का है और जुलाई का है। तो हम चलिए देखते हैं द्वितीय सप्ताह हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए, हमारे आसपास के पदार्थ में पदार्थ क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। यानी पदार्थ क्या है तो आप बताएंगे संसार में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, पत्थर, भोजन, बादल, तारे, पानी, रेत आदि। हमारा शरीर भी पंच तत्व से मिलकर बना है। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल व आकाश, ये सभी क्या है? पदार्थ हैं। तो आपको पदार्थ किसी ने पूछा तो पदार्थ के बारे में आप बता सकते हैं। संसार में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। इसके बाद अगला है आपका कण। कण किसे कहते हैं? तो पदार्थ जिन सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना है। पदार्थ जिन सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है उसे कण कहते हैं। क्रियाकलाप में नमक, धन, जल, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं और जो पदार्थ के कण हैं वो क्या करते हैं? निरंतर गति करते हैं। अर्थात हमारे आसपास की सभी सामग्री छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम पदार्थ कहते हैं। इसके बाद तत्व है ऐसे सभी सरलतम पदार्थ जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात अन्य पदार्थों में परिवर्तित नहीं कर सकते, तत्व कहलाते हैं। यह शुद्धतम पदार्थ होता है। जैसे धातु, ए नंबर धातु, बी नंबर अधातु और सी नंबर उपधातु। यह क्या है? शुद्धतम पदार्थ होता है। इसके बाद परमाणु किसी तत्व का सबसे बड़ा, परमाणु किसे कहते हैं पूछा तो आप बताएंगे किसी तत्व का सबसे छोटा भाग परमाणु कहलाता है। इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे SCN, एटम के नॉट कट रदरफोर्ड। परमाणु तत्व की छोटी इकाई होती है। जो PEN है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या से परमाणु की पहचाना जाता है। प्रोटॉन की संख्या से किसको पहचाना जाता है? परमाणु को पहचाना जाता है। इसके बाद अणु, परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। परमाणु के समूह क्या कहते हैं? अणु। जैसे O2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ओजोन आदि। पदार्थ का वह छोटा कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले सकता, अणु कहलाता है। इसके बाद है यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में सहयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। जैसे H2 मीन्स पानी, C6H12, O6 ग्लूकोज, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये क्या होगा? यौगिक हो गए। और मिश्रण किसे कहते हैं? तो आपसे पूछा तो आप बताएंगे जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्रण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मिश्रण का निर्माण होता है। इसके बाद क्या आता है आपका? पृथक्करण। जब देखिए निर्माण होता है जब संगामी मिश्रण और विषमवांगी मिश्रण। जल, धन, नमक, जल और शक्कर जो पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। विषमवांगी मिश्रण जल प्लस बालू, जल, रेत प्लस चीनी जो पूर्ण रूप से नहीं घुले। इसके बाद आता है पृथक्करण किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे 2 या 2 से अधिक ठोस पदार्थों को हाथ द्वारा अलग अलग करना पृथक्करण कहलाता है। जैसे मथना, उड़ाना, वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निश्छानना और मंथना, चुंबकीय पृथक्करण, ये सब क्या है? पृथक्करण की विधियाँ हो गई। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया? क्रियाकलाप दिया। दूध से दही मथना, गेहूँ से भूसा उड़ाना, गेहूँ से चना छानना। तो ये उसका क्या हो गया? आप किसकी विधि हो गई? है पृथक्करण की विधि हो गई। इसके बाद हम आते हैं विलयन। विलयन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के, विलयन किसे कहते हैं तो आप बताएंगे 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संगामी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो जैसे संगामी विलयन क्या हो गया? पानी, धन, नमक। विषमवांगी विलयन कौन सा हो गया? पानी, धन, आलू, सॉरी आलू कह रहे हैं, बालू। इसके बाद विलय। जो पदार्थ विलायक में घोला जाता है उसे विलय कहा जाता है। जैसे नमक और शक्कर, ये क्या है? विलय है। इन्हें क्या है? विलायक में घोला जाता है। इसके बाद है विलायक। वह पदार्थ जिसमें विलय को घोला जाता है विलायक कहलाता है। जैसे पानी, दूध। जैसे विलय क्या हो गया? मात्रा का कम, विलायक मात्रा, और तो इससे क्या होगा? विलयन बनेगा। और तनु विलयन और सांद्र विलयन, विलय की मात्रा कम और विलय की मात्रा अधिक। जैसे चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी, मही, ये संगामी। धन तनु विलयन है। लस्सी, दही, रबड़ी ये संगामी सांद्र विलयन है। नोट, जब एक सार्वत्रिक विलायक है, जल एक
सार्वत्रिक विलायक है क्योंकि यह सभी को अपने अंदर घोल लेता है। तो सार्वत्रिक विलायक किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे किसे, जल को कहते हैं। जल ठोस, द्रव व गैस तीनों रूप में पाया जाता है। जो जल ऐसा द्रव है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। जैसे यहाँ पे ठोस, ठंडा, द्रव और गैस, गर्म। तो ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। पदार्थ मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं पाई जाती है। पदार्थ की मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं होती हैं आपको मालूम होना चाहिए। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। चलिए देखते हैं ठोस, द्रव और गैस क्या है। किंतु आजकल पदार्थ एक और अवस्था में पाया जाता है जिसे कोलाइड कहते हैं। देखिए, हम इसके पहले ठोस, द्रव, गैस तीन अवस्थाएं जानते हैं, लेकिन आजकल पदार्थ एक और अवस्था में पाया जाता है जिसे कोलाइड कहते हैं। जो ठोस के बीच होती है, जो किसके बीच में होती है, ठोस के बीच में होती है, जैसे गोंद, लस्सी, दही आदि। शुद्ध पदार्थ द्रव, नमक, शक्कर, ग्लूकोज, जल, बेकिंग सोडा। अशुद्ध पदार्थ द्रव, बेकिंग पाउडर, दूध, वायु। क्रियाकलाप, हमारे आसपास की सामग्री। अब हम क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप में क्या दिया है, हमारे आसपास की सामग्री। किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या उनका मिश्रण सामग्री कहलाता है। हमारे आसपास की सामग्री क्या है, किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या उनका मिश्रण सामग्री कहलाता है। अब यहाँ पे क्रियाकलाप 2.1 में देखते हैं हम। क्रियाकलाप 2.1 में क्या दिया है, आइए पहचानें। अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं की सूची बनाएं और उन सामग्री के नाम भी तालिका 2.1 में लिखें जिनसे वे बनी हैं। सामग्री की पहचान करें। मैं अवलोकन करता या करती हूँ और सामग्री या सामग्रियाँ जिनसे बनी है। जैसे हमने वस्तु ली कुर्सी, ये किससे बनी, लकड़ी या प्लास्टिक से। कौन सी सामग्री से मिलकर बनी, ये लकड़ी या प्लास्टिक। फिर वस्तु लिए, वस्तु कौन सी लिए, थाली, तो ये थाली किससे मिलकर बनी है, ये सामग्री कौन सी लगी इसमें, स्टील या कांच। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे दिया क्रियाकलाप 2.2। चलिए क्रियाकलाप 2.2 में क्या दिया है, आइए विचार करें कि एक गिलास बनाने के लिए हम किन किन सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। चित्र 2.2 में दिए गए रिक्त स्थानों में इन सामग्री के नाम लिखिए। देखिए, हमें गिलास बनाने के लिए किन किन सामग्री का उपयोग कर सकते हैं हम, कांच, स्टील, प्लास्टिक, मिट्टी, इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलिए, जिन सामग्री की सतह चमकदार होती है, सामग्री के विभिन्न गुण होते हैं। आपको यहाँ ये भी मालूम होना चाहिए, जो सामग्री होती है उनके विभिन्न गुण होते हैं। जिन सामग्री की सतह चमकदार होती है उन्हें चमकदार सामग्री कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, सोना। गतिविधि एक में क्या दिया है, अपने आसपास की चमकदार वस्तुएं एवं उनके बनाने प्रयुक्त सामग्री तालिका में लिखिए। तो देखिए, चमकदार वस्तु हमने क्या लिख दी, थाली गहने में थाली और चम्मच गहने में आ गया, अंगूठी हार, बिजली का तार। और थाली चम्मच बनाने के लिए स्टील, लोहा और अन्य धातु का उपयोग करते हैं। और गहने, अंगूठी हार बनाने के लिए सामग्री का सोना चांदी का, और बिजली का तार बनाने के लिए आपको तांबा, अंदर का हिस्सा। तो ये आपकी सामग्री होगी। कुछ सामग्री की सतह चमकदार होती है, उदाहरण के लिए कागज, लकड़ी, रबड़, जूट। जिन सामग्री को दबाना या खरोंचना कठिन होता है वे सामग्री कठोर सामग्री कहलाती है। जिन सामग्री को दबाना या खरोंचना कठिन होता है वे सामग्री कठोर सामग्री कहलाती है। उदाहरण के लिए लोहा, सोना, पत्थर, ईंट। और जिनको दबाना और खरोंचना आसान होता है वे सामग्री नरम सामग्री कहलाती है। उदाहरण के लिए रबड़, स्पंज, रुई आदि। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया हुआ है, गतिविधि 2 दिया है। अब गतिविधि 2 में देखिए क्या कह रहा है। गतिविधि 2 में, आइए नीचे तालिका में दी गई वस्तुएं नरम अथवा कठोर में वर्गीकृत करेंगे। देखिए यहाँ पे वस्तुओं के नाम दिए हैं, ईंट, तकिया, गिलास, मेज, स्वेटर। अब यहाँ पे जो है ईंट कैसी है, कठोर है और किससे, कौन सी सामग्री से मिलकर बनी है, मिट्टी और पत्थर से। तकिया कैसी होती है, नरम होती है और ये किससे बनी, कपास और रुई से। गिलास कठोर होता है, ये किसके सामग्री का उपयोग हुआ है इसमें, तो कांच और स्टील। उसके बाद मेज कठोर होती है, इसमें लकड़ी और लोहा का यूज़ होता है। स्वेटर नरम होती है और इसमें कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया है, ऊन का। तो ये आपको जो तालिका दी थी इस गतिविधि को हमने पूर्ण करके बताया। फिर चलिए आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। एक चित्र दिख रहा है आपको, ये चित्र दिख रहा है। इस चित्र को देखने, चित्र के आधार पर क, ख, ग, घ को पहचान करना है। तो क क्या है, देखो एक दीवार है, ये ख में क्या है, वृक्ष या पेड़ है, ग क्या है, ये दरवाजा है, और घ क्या है, खिड़की है, को पहचान कर लिखो। अब सामग्री, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या दिया है, सामग्री जिनके आर पार देख पाते हैं, सामग्री जिनके आर पार देख पाते हैं उसे पारदर्शी सामग्री कहते हैं, और सामग्री जिसके आर पार नहीं देख सकते उन्हें अपारदर्शी सामग्री कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आपको पारदर्शी अपारदर्शी बताए। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ गतिविधि 3 दी गई है। देखिए, अब गतिविधि 3 में दी गई वस्तु को पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पे कांच का गिलास है, बटर पेपर है, रबड़ है, प्लास्टिक कांच है, लकड़ी का बोर्ड है और खिड़की का कांच है। तो यहाँ पे इसको आप पारदर्शी, पारभासी नीचे दिखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कांच का गिलास है ये कैसा है, पारदर्शी है। खिड़की का कांच ये भी पारदर्शी है। पारभासी में आ जाएगा बटर पेपर, फास्टेड कांच, और अपारदर्शी में रबड़, लकड़ी का बोर्ड, ये आ जाएगा।
तो ये आपने यहाँ पे देख लिया, हमने इसके आधार पर इनके नाम लिख दी, कौन सा पारदर्शी है, कौन सा पारभासी है और कौन सा अपारदर्शी है। इसके बाद चित्र में देखें, चित्र दिख रहा है यहाँ पे पानी प्लस नमक का घोल है, जल में घुलनशील है, और यहाँ पानी प्लस रेत है, जल में अघुलनशील है। जो सामग्री जल में घुल जाती है वह जल में घुलनशील होती है, जैसे नमक में पानी में नमक, और जो सामग्री जल में बहुत देर तक घुलने पर भी अदृश्य नहीं होती वह सामग्री जल में अघुलनशील होती है, जैसे पानी में रेत, बालू जैसे। अब इसके बाद अगला दिया है गतिविधि 4 दिया आप गतिविधि 4 में देखिए आप क्या दिया है, आइए तालिका में दी गई सामग्री को घुलनशील और अघुलनशील में वर्गीकृत करें। ये सामग्री दी है चीनी, नमक, चाक पाउडर, रेत और लकड़ी का बुरादा। तो चीनी कैसी है, घुलनशील है, अघुलनशील है, तो चीनी घुलनशील है तो यहाँ घुलनशील लिखेंगे। नमक घुलनशील है, चाक का पाउडर अघुलनशील है, रेत अघुलनशील है और लकड़ी का बुरादा भी अघुलनशील है। तो आपको यहाँ पे घुलनशील और अघुलनशील की पहचान करके लिखना था। चलिए आगे देखते हैं परिवर्तन। परिवर्तन क्या है, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदलना, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदलना परिवर्तन कहलाता है, जैसे दूध का दही में बदलना। परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, ए नंबर भौतिक परिवर्तन, बी नंबर रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बल्कि पदार्थ की अवस्था, आकार या रूप बदल जाता है। उदाहरण के लिए जल का बर्फ में बदलना, जल का उबलना। और रासायनिक परिवर्तन, इसमें कोई नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे उदाहरण के लिए दूध से दही का बनना आदि। कार्यपत्रक, द्रव व द्रव्य के उदाहरण समझकर इन्हें पृथक पृथक कीजिए। यहाँ पे जल, रेत, दूध, चना, कंकड़, रेत, गेहूँ, शक्कर, नमक, मही। दूसरे तत्वों में यौगिक मिश्रण व अणु का पृथक्करण, तो H2O, NaO2, बेकिंग पाउडर, हवा, C6H12O6, N2 गंदा जल। तो यहाँ पे आपको जो दिया है द्रव और द्रव्य के उदाहरण समझकर पृथक करना सीखना है आपको। इसके बाद यहाँ पे दिया है तीसरा नंबर में देखेंगे आप पृथक्करण की विधियाँ। पृथक्करण की विधियाँ कौन सी ये आपको मालूम होनी चाहिए। पृथक्करण की विधियों को तालिका में लिखिए। गेहूँ से भूसा ये पदार्थ है और इसकी विधि का नाम क्या है, ओसाई। दूध से दही ये कौन सी विधि से द्वारा होता है, केडवन। नमक और बालू का विलयन, निस्यंदन और वाष्पीकरण। पत्थर के मिश्रण से लोहा अलग करना चुंबकीय पृथक्करण कहलाता है। चाय से चाय पत्ती ये कौन सा, छानना हो गया। पानी से तेल का पृथक्करण नितारण हो गया। तो ये पृथक्करण विधियों की तालिका आपको मैंने बता दिया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। नंबर 4 दिया सममांगी व विषममांगी विलयन का चयन कर पृथक पृथक कीजिए। पानी धन नमक, पानी धन बालू, दूध धन चाय की पत्ती और पानी धन शक्कर। अब देखिए निम्नलिखित उदाहरणों में विलय और विलायक का चयन कीजिए। तो यहाँ पे विलय क्या है और विलायक क्या है। पानी धन नमक में विलय क्या हो गया, नमक हो गया जो घुल जाता है, और विलायक क्या हो गया, जिसमें घुलता है वह पानी हो गया। अब बी नंबर में दिया पानी धन बालू में, यहाँ थोड़ा नमक और हमने ये लिख दिए, पहले का हो गया। यहाँ पे आ जाएगा बालू विलय हो गया और पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। पानी धन शक्कर में शक्कर क्या हो गया, विलय हो गया और पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। नींबू पानी में नींबू का पानी, रस, नमक ये सब क्या है, विलय हैं, और विलायक क्या है, यहाँ पे पानी है। तो ये आपको विलय और विलायक का चयन करके बता दिए। और यहाँ पे जो नमक और पानी ये ऊपर वाले का है, तो हमने पानी धन नमक वाला आपको बताया। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का चयन कीजिए। हमें यहाँ पे क्या करना है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का चयन करना है। इसका ए नंबर, लोहे में जंग लगना, ये कौन सा परिवर्तन कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। बी नंबर, दूध से दही का बनना, ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जल का बर्फ में बदलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्पन ये भौतिक परिवर्तन है। और शोषण ये क्या है, हमारी रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे बच्चों आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का चयन करना था, वो करके हमने आपको बता दिया है। अब चलिए आगे देखते हैं। इसका 7वां नंबर का प्रश्न क्या दिया हुआ है, ठोस, द्रव, कोलाइड व गैस का चयन करना है। तो यहाँ पे ठोस क्या है, गैस क्या है, द्रव क्या है, कोलाइड क्या है, उसका आपको चयन करना है। जैसे चना, बालू, नमक, दही, दूध, जल, तेल, गोंद, पत्थर, इसका चयन आपको करना है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, विलयन में प्रमुख 2 घटक विलायक व कौन से होते हैं, विलय होते हैं। तनु विलयन का प्रमुख उदाहरण है बहुत कम नमक वाला पानी, और सांद्र विलयन का प्रमुख उदाहरण है चाशनी। तो ये आपके प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम आते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसे हम डिटेल से समझते हैं। क्रियाकलाप दिया है, कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। जब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे कि टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार ले लें। स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर पुनः मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ,
ये क्रियाकलाप है। फिर दूसरा, अपनी कक्षा के चाकबोर्ड के आसपास फर्श में गिरे चाक पाउडर को एकत्रित कर अथवा चाक के छोटे टुकड़े को का चूर्ण बना लें। फिर इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना लें। फिर इसे चाक के आकार में बेलकर सूखने दें। क्या आप चाक के चूर्ण से फिर चाक बना सकते हैं? फिर तीसरा दिया है आपका, कांच या प्लास्टिक के टुकड़े से थोड़ी बर्फ लीजिए। बर्फ के थोड़े से भाग में पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होता है। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण, बर्फ और नमक में रख दें। क्या जल फिर से ठोस बर्फ बन सकता है? पदार्थ के आकार, अमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण को भौतिक गुण कहलाते हैं। भौतिक गुण वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। उसके बाद है आपको रासायनिक परिवर्तन दिया है। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन अनुक्रमणीय होता है और भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। कुछ कार्यपत्रक दिए हुए हैं, आप देखेंगे। कार्यपत्रक 1 दिया है। कार्यपत्रक 1 में दिया है निम्नलिखित, क्या दिया है पढ़िए इसको। निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ प्रक्रिया दिया है और यहाँ आपको बताना है भौतिक या रासायनिक परिवर्तन। सरल क्रमांक 1, प्रकाश संश्लेषण, ये कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। नंबर 2, जल में शक्कर घोलना भौतिक परिवर्तन है। कोयले को जलाना रासायनिक परिवर्तन है। मोम को पिघलाना भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। एल्यूमिनियम टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र बनाना भौतिक परिवर्तन है। तो ये आपको जो कार्यपत्रक 1 का पहला क्रमांक दिया था उसमें निम्न प्रकरणों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत करने को कहा था, हमने आपको करके बता दिए। इसके बाद कार्यपत्रक 2 देखते हैं। कार्यपत्रक 2 में क्या दिया हुआ है आप देखेंगे। निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। आपको यहाँ पे सत्य असत्य बताना है। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो यह कथन सत्य या असत्य है। तो यह कथन कैसा है? असत्य है। यह भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसके बाद ख नंबर, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। यह कथन भी कैसा है आपका? असत्य है, क्योंकि यह कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद ग नंबर, जस्ते लेपित लोहे के पाइप में आसानी से जंग नहीं लगती। तो बिल्कुल सही, जो जस्ते लेपित लोहे के पाइप में आसानी से जंग नहीं लगता, तो ये क्या आ जाएगा? सत्य आएगा। फिर अगला है, भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बिल्कुल सत्य, जो भाप का संघनन है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। वो कौन सा परिवर्तन है आपका? भौतिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार से ये आपका कार्यपत्रक 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसी का कार्यपत्रक 3 देखिए। सही जोड़ी बनाइए। कॉलम अ और कॉलम ब दिया है। तो जो बड़े क्रिस्टल हैं किससे संबंधित होते हैं? ये मिश्रित होते हैं। कैसे होते हैं? मिश्रित होते हैं। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना, तो ये क्या कहलाता है? यशद लेपन कहलाता है। क्या कहलाता है? यशद लेपन कहलाता है। दूध का खट्टा होना, ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो इसको 5 नंबर से मिला देंगे आप, रासायनिक परिवर्तन। आयरन ऑक्साइड, तो ये क्या होता है? जंक, इसको 3 नंबर से मिला देंगे। उसके बाद पानी में नमक का घोलना, ये भौतिक परिवर्तन है, तो इसको आप 2 नंबर से मिला देंगे। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका संबंध है 1 नंबर से। चूने के पानी का दुधिया होना, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको सही जोड़ी का मिलान करना था, आपको मैंने सही जोड़ी का मिलान करके बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में दिया है कार्यपत्रक 4 दिया है। कार्यपत्रक 4 में आप देखेंगे क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित कथन यदि सही हैं, निम्नलिखित कथन यदि सही हैं तो सत्य अथवा गलत है तो असत्य लिखिए। देखिए पहला का नंबर क्या दिया हुआ है आपका नंबर देखिए। नाइट्रिक अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। बिल्कुल सत्य है ये, नाइट्रिक अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। ख नंबर का प्रश्न देखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, तो ये कथन भी कैसा आएगा आपका? सत्य आएगा। इसी का ग नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, यह कथन कैसा है? असत्य। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये कथन कैसा है आपका? असत्य है। यह क्षार है जो लाल लिटमस को नीला करता है। इसके बाद सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकी विलयनों में विभिन्न रंग दिखाता है, यह कथन कैसा है? सत्य है। तो यहाँ पे आप सत्य लिख देंगे। तो इस प्रकार आपका कार्यपत्रक 4 कंप्लीट हुआ, जिसमें आपको सत्य असत्य बताने को कहा था, हमने आपको सत्य असत्य बता दिए। इसके बाद कार्यपत्रक 5 में आते हैं। आप कार्यपत्रक 5 में देखिए क्या दिया है। सही विकल्प चुनिए। तो इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। पहला नंबर लोहे पर जंग लगना, दूसरा नंबर मैग्नीशियम रिबन जलाना, तीसरा नंबर मोमबत्ती का जलना और चौथा नंबर जल को उबालना। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा चौथा नंबर जल को उबालना, ये कौन है? भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है एक रासायनिक परिवर्तन में सम्मिलित होता है। पहला नंबर रंग में परिवर्तन, बी नंबर ताप में परिवर्तन और तीसरा नंबर गैस का निकलना और चौथा नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का निकलना एक रासायनिक परिवर्तन में सम्मिलित होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका ग नंबर का प्रश्न। एक व्यक्ति अपने घर मुख्य द्वार जो कि लोहे से बना है
बना है को पेंट कर रहा है। तो क्यों पेंट कर रहा है? पहला नंबर गेट को जंग से बचाने के लिए, दूसरा नंबर धूप से बचाने के लिए, तीसरा नंबर गेट को सुंदर दिखाने के लिए और चौथा नंबर गेट को धूल मुक्त बंद करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि एक व्यक्ति घर के मुख्य द्वार पर जो लोहे से बना है, क्या बना है, मुख्य द्वार जो गेट कहते हैं, वो पेंट कर रहा है, तो उसका रीज़न है, इसका पहला नंबर का ऑप्शन सही होगा, गेट को जंग से बचाने के लिए। इसके बाद चौथा, इसका घ नंबर का प्रश्न है, गैल्वेनीकरण जस्ते की परत चढ़ाना किस धातु पर किया जाता है? ए नंबर आयरन, बी नंबर जिंक, सी नंबर एल्यूमिनियम और डी नंबर कॉपर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका एक पहला नंबर आयरन, लोहा। इस प्रकार से ये आपका सही विकल्प कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट कार्यपत्रक 6 देखिए। कार्यपत्रक 6 में क्या दिया हुआ है? आपका कार्यपत्रक 6 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न क्या है? शक्कर का विलयन बनना खालिस्तान परिवर्तन है, तो आप बता देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। इसी का सेकंड प्रश्न है, गेहूं से आटा बनाना खालिस्तान परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसका आंसर आ जाएगा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, दूध से दही का बनना खालिस्तान परिवर्तन है, तो आप बता देंगे दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। ये आपका कार्यपत्रक 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आगे चलते हैं, दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियाँ। हमारी जो दैनिक जीवन है उसमें पृथक्करण की विधियाँ कौन कौन सी वो देख लेते हैं। जैसे किसी ठोस मिश्रण गेहूँ, कंकड़ या चावल, गेहूँ धन कंकड़ या चावल धन कंकड़ में से हाथ या द्वारा छोटे कंकड़ अलग करने की प्रक्रिया हस्त चयन कहलाती है। उसके बाद कटी फसल के फूलों को पीटकर दाने पृथक करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। मिश्रण में से भारी और हल्के अवयवों को हवा या फूंक मारकर पृथक करने की विधि ओसाई या उड़ाना कहलाती है। इसके बाद यहाँ देखिए क्या दिया है, ज़्यादा छोटे एवं ज़्यादा बड़े दानों को चालन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। ज़्यादा छोटे या ज़्यादा बड़े दानों को कौन सी विधि द्वारा? चालन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। इसके बाद समुद्री जल खारा होता है क्योंकि इसमें लवण घुले होते हैं, अतः समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक प्राप्त करते हैं। इसके बाद यहाँ देखो समुद्री जल से नमक प्राप्त करना। इसके बाद दिया है, ठोस और द्रव के मिश्रण में भारी अवयव नीचे बैठ जाता है, इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। अब बर्तन को तिरछा कर द्रव को हटाया जाता है, तो यह प्रक्रिया निस्तारण या डिंकेशन कहते हैं। इसके बाद चाय से चाय पत्ती पृथक करने की प्रक्रिया निस्पंदन कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी प्रक्रिया चित्र दिए गए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, दही को मक्खन प्राप्त करने की प्रक्रिया मथना कहलाती है। वे पदार्थ जो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं वह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहा चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने को चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। इसके बाद जो क्रियाकलाप है आइए देखें। निम्नलिखित वाक्यांशों को कागज की छोटी पर्चियों पर लिखें और पृथक्करण विधि का चयन करें। दालों से छोटे कंकड़ पृथक करना, दही से मथकर मक्खन प्राप्त करना, पके हुए दलिया और पोहे से हरी मिर्ची निकालना, तरबूज के बीज निकालना। तो ये क्रियाकलाप आपको स्वयं को करना है। इसके बाद देखिए एक खेल है, आप बुद्धिमान मछली का एक खेल है, हम इस खेल को देखते हैं। इस बुद्धिमान मछली के खेल में क्या दिया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। आप देखिए यहाँ पे दिया है, स्थानीय रूप से उपलब्ध पर्यावरण अनुकूलन सामग्रियों से अपनी मछली पकड़ने की छड़ी तैयार करें। छड़ी के एक सिरे पर धागा बांधें और धागे के मुक्त सिरे पर चुंबक बांधें। टैंक 1 में लाल गत्ते की मछलियाँ और टैंक 2 में नीले गत्ते की पर्चियाँ हैं जिन पर लोहे के क्लिप लगे हैं। छड़ी द्वारा पहले एक लाल मछली निकालें जो किसी पृथक विधि का प्रतिनिधित्व करती है, फिर इससे संबंधित नीली पर्ची निकालें और अपने मित्रों को पर ध्यान दें क्या वे इसी ढंग से खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पे निस्पंदन दिया है, निस्तारण, संघनन दिया है। तो सबसे पहले तो हम हस्त चयन दिया, तो हस्त चयन को हम जैसे ही डालेंगे तो बड़े कंकड़ को हाथ से चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बड़े कंकड़ को हाथ से चुनना। फिर दूसरा आता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या आ जाएगा आपका? थ्रेसिंग में आ जाएगा फूलों की पीटकर अनाज के दानों को अलग करना। यहाँ पे देखो कहीं दिया होगा फूलों को पीटकर अनाज के, अब यहाँ से थ्रेसिंग की डंडी ली और हमने यहाँ पे डाले तो हमें क्या मिला? फूलों से पीटकर अनाज के दानों को अलग करना। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया को आप पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों यहाँ पे आपको मैंने जो सप्ताह 2 यानी द्वितीय सप्ताह के जो विज्ञान से संबंधित प्रश्न थे वह बताइए। यदि आपको अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।